आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले की शराबबंदी हटने के बाद अब मूल लाइसेंस धारक कानूनी वासियों को छोड़कर किसी अन्य के नाम पर शराब दुकान के लाइसेंस के नवीनीकरण का एक मामला सामने आया है। जिलाधिकारी, आबकारी और अधीक्षक द्वारा किए गए इस नवीनीकरण के विरोध में लाइसेंस धारक के वारिसों ने परिवार समेत जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 26 अक्टूबर से अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। यहाँ पत्र परिषद में अपनी बात रखते हुए इंदुबाई ताजने ने बताया कि वो एक विधवा और वृद्ध महिला है। उनके ससुर उद्धव सदाशिव ताजने के पास 1973 से देसी शराब का लाइसेंस है। उनके ससुर का 1997 में देहांत हो गया। इसके बाद उनके पति वसंतराव ताजने कानूनी वारिस के रूप में इस लाइसेंस के हकदार थे। उनके पास न्यायालय द्वारा जारी किया गया कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी था। पति की भी मौत के बाद यह अधिकार उनकी पत्नी होने के नाते उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। विधवा वृद्धा ने बताया कि शराबबंदी हटने के बाद इस लाइसेंस के नवीनीकरण के दौरान जिलाधिकारी और आबकारी अधीक्षक द्वारा कानूनी वारिस के रूप में उसका विचार करना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस लाइसेंस का नवीनीकरण सरकारी विभागों ने उनके देवर रामदास ताजने के नाम पर कर दिया। वारिसों में विवाद उत्पन्न होने पर शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ अधिकारियों ने उक्त नियमों की अनदेखी कर नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण की है। विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की इस अनियमितता के चलते उन पर और उनके बेटों पर अन्याय हुआ है। उनका परिवार सर्वदा इस लाइसेंस पर निर्भर था। नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया के विरोध में अनशन की चेतावनी पत्र परिषद में दी है। मेरी बेटी की आत्महत्या न होकर उसकी हत्या की गई है। हत्या कर बेटी का शव तालाब में फेंका गया। पुलिस विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित माता पिता ने मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग पत्र परिषद के माध्यम से की है। पीड़ित माता पिता ने इस घटना संदर्भ में कहा कि रविवार 16 अक्टूबर की सुबह 10 बजे के दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी को अरमोरी तहसील के मोहझरी निवासी प्रफुल्ल मोहरले ने अपने 2 साथियों के साथ 2 पहिया वाहन में बिठाकर ले गए। वहीं शाम तक वो घर नहीं लौटने से परिवार वालों ने उसकी खोजबीन की। 18 अक्टूबर को वन विभाग के मामा तालाब में शौच के लिए गए गांव के एक व्यक्ति को उसी का शव पानी में तैरते हुए दिखाई दिया। घटना की जानकारी पुलिस पटेल दिवाकर निलेकर ने गढ़चिरौली पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर करीब 15 फीट दूर रहकर शव का पंचनामा किया। शव के अंग पर नाखून के निशान, जीभ बाहर निकली हुई थी। वहीं हाथों में गंभीर घाव होकर भी पुलिस ने पंचनामे में कोई उल्लेख न करते हुए आकस्मिक मृत्यु दर्ज की और पोस्टमार्टम के लिए लड़की के पिता को निजी वाहन में जिले अस्पताल में लाने को कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की पर बलात्कार और हत्या नहीं होने की बात कही गई। नाबालिग लड़की के शरीर पर घाव का निशान होने के बाद भी पुलिस ने अपने पंचनामे में उल्लेख नहीं किया। इसलिए पिता ने पत्र परिषद लेकर न्याय की गुहार लगाई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि हज पर जाने के इच्छुक लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों के दोनों डोज लगे होंगे और हज 2022 की पूरी प्रक्रिया भारत और सऊदी अरब की सरकारों की ओर से तय कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों के तहत होगी। नकवी ने यहां हज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि हज 2022 की आधिकारिक घोषणा अगले महीने के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी और उसी समय आवेदन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा, इस बार सऊदी अरब और भारत सरकार के स्वास्थ्य और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हज 2022 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारत की हज 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया 100% ऑनलाइन डिजिटल होगी। हम 2022 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का मुस्तैदी से पालन किया जाएगा। इनमें भारत सऊदी अरब में आवास, सऊदी में हज यात्रियों के ठहरने की अवधि, यातायात, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। महरम जाने के लिए आवेदन 2022 में भी मान्य है। नकवी ने बताया कि बिना महरम के करीब 3000 से अधिक महिलाओं ने हज 2020-21 के लिए आवेदन किया था। जिन महिलाओं ने हज 2020 और 21 के लिए आवेदन किए थे, वो आवेदन हज 2022 के लिए भी मान्य रहेंगे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर
बुरटकर सभागृह के बाजू मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। हॉलीवुड फिल्म निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेस और हंगरी के मशहूर फिल्म निर्माता इस्तेबान सजाबू को इस वर्ष के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। इफ्की के 52वें संस्करण का आयोजन इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में होगा। उन्होंने बताया कि इफ्की में इस वर्ष पहली बार OTT मंचों को भी आमंत्रित किया गया है। सजाबू को 1966 में आई फादर और 1981 में आई मैफिस्टो जैसी मशहूर फिल्म के लिए जाना जाता है। वहीं स्कॉर्सेस न्यू हॉलीवुड युग के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, जिन्हें व्यापक रूप से फिल्म इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय मुस्लिम अधिकार संघर्ष समिति महाराष्ट्र पिछले 6 वर्षों से मुस्लिम आरक्षण के लिए विभिन्न आंदोलनों और बयानों के साथ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहा है। जून 2014 में गठबंधन सरकार ने मराठा और मुस्लिम समुदायों को राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा आरक्षण घोषित किया गया था। खास बात यह है कि न्यायिक प्रक्रिया में मराठा समुदाय का आरक्षण टिक नहीं पाया, लेकिन मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक आरक्षण देकर नौकरियों के संबंध में अधिक जानकारी प्रदान करने का सुझाव दिया गया था। इससे पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के आरक्षण की मांग संवैधानिक है, न कि धार्मिक। लेकिन उस समय सत्ताधारी गठबंधन ने अध्यादेश को लॉलीपॉप बताया और बाद में सत्ता में आई गठबंधन सरकार ने इसे निरस्त करने की अनुमति दे दी। इससे राज्य में हजारों मुस्लिम युवाओं को शैक्षिक नुकसान हुआ और लाखों परिवारों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों और अध्ययन समूहों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण की आवश्यकता है। राज्य में शिवसेना, NCP और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले 2 साल से सत्ता में है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण में उनकी भूमिका अभी भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ वोट के लिए मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल करके उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की नीति न बनाना अन्याय है। समाज की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब और दयनीय होती जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम अधिकार संघर्ष समिति पूरे महाराष्ट्र राज्य में तीव्र आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है। पिछले 7-8 साल से पिछली गई हुई सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, उसके बाद फिर से ये आघाड़ी वाली सरकार आई और ये तीनों सरकारों ने हमें सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिया। मुस्लिम समाज को बाकी कुछ नहीं चाहिए, 5% शिक्षण और नौकरी के अंदर आरक्षण चाहिए और मुस्लिम समाज का संरक्षण चाहिए। आखिर ये सरकार हमें किस लेवल पर देखना चाहती है? आज मुस्लिम समाज नौकरियों में 1.5% और बेरोजगारी में 99% गिर चुका है। उसके बावजूद भी ये सरकार मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव कर रही है, दूजा भाव कर रही है। मैं ये सरकार से जवाब चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को आप लोग कहाँ देखना चाहते हो? क्या ये मुस्लिम समाज को इस भारत देश का या महाराष्ट्र का नागरिक नहीं समझती? क्या मुस्लिम समाज इतनी गिरा हुआ मुस्लिम समाज है कि तुम उनसे चदरे और शतरंजियाँ और चप्पलें उठाने लगाओगे? कुछ सुविधाएं देकर मुस्लिम समाज के वोट क्या आप लोग खरीद लोगे? नहीं। इसके बाद ये सब नहीं चलेगा। जब तक मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण नहीं मिलता, मुस्लिम समाज उस पर आरक्षण नहीं मिलता, तो मुस्लिम समाज सोचेगी क्या इस बार किस पार्टी के साथ हमको जाना है, हमारे वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये सब बातें हम लोग सोचेंगे। और राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति आरक्षण के लिए आज से यलगार भूख आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन और हो सके तो अपनी जान देने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आरक्षण मुस्लिम हक संघर्ष समिति की तरफ से मांग है, सरकार को ये आरक्षण हमें देना हो। धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम। मुस्लिम समाज ज़्यादातर कांग्रेस की ओर थोड़ा सा झुकाव अपना रखता है, लेकिन परसों आने वाले 70 साल में कांग्रेस ने हमको क्या दिया ये आप पूरे पत्रकार लोगों को मालूम है। बीच में 5 साल 10 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की पार्टी की सरकार बनी, उसने मुस्लिम समाज को कितने लॉलीपॉप दिया वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। आपका कहना यह है कि मुस्लिम समाज किस पार्टी की तरफ झुकाव रखता है? मुस्लिम समाज किसी भी पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखता। राष्ट्रीय मुस्लिम हक संघर्ष समिति की तरफ से मैं आज ये एलान करना चाहता हूँ कि जो पार्टी मुस्लिम समाज को आरक्षण 5% शिक्षण में और संरक्षण और नौकरी में देंगी, मुस्लिम समाज उसी के साथ जाए।
वरना चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, आने वाले इलेक्शन में सभी पार्टियों को हम ये दिखा देंगे कि मुस्लिम समाज किसके तरफ वोट कर रहा है। हो सकता है किसी की तरफ ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446. जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को आसानी से हल करने पर और उन्हें समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से श्रेष्ठ में जनसंपर्क कार्यालय स्थापित किया गया है। सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि मैं खुद इस कार्यालय में बैठकर नागरिकों की समस्याएं सुनूंगा और उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। मैं पंडर कवाड़ा में अपने जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सरपंच और उप सरपंच सदस्यों और पदाधिकारियों के अभिनंदन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 32 महिलाएं पुरुष सरपंच और 39 महिलाओं पुरुष उप सरपंच को सम्मानित किया गया। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को सफारी और 200 ग्राम पंचायत सदस्यों को शॉल और नारियल देकर सम्मानित किया गया। इस बार सैकड़ों कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री वसंतराव पुरके, पूर्व विधायक वामन राव कसावर, यवतमाल जिला सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष टीकाराम कोंगरे, जिला परिषद सदस्य सतीश वाजुरकर, मेयर नगर परिषद पंडर कवाड़ा वैशाली नाहटे, तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केलापुर अमर पाटिल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंडर कवाड़ा मनोज भोयर आदि उपस्थित थे। पूर्व शिक्षा मंत्री वसंत पुरके ने कहा कि महाराष्ट्र से सांसद बालू धानोरकर एकमात्र कांग्रेस सांसद हैं। मैं उनमें अपने लोगों के बीच रहने और समाज के अंतिम तत्व को न्याय दिलाने का जुनून देखता हूं। इस अवसर पर विधायक वामन राव कसावर ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार समाज के अंतिम तत्व के सर्वांगीण विकास को अपना केंद्र बिंदु बनाकर योजना बना रही है। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विदर्भ में 47,000 किसानों की आत्महत्या के लिए सभी सत्ताधारी दल जिम्मेदार है। विदर्भ में गरीबी, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, कुपोषण, नक्सलवाद, सतत विकास के सवाल पर एक ही जवाब है, स्वतंत्र विदर्भ राज्य, ऐसा जय विदर्भ पार्टी ने कहा। भारतीय संविधान के तहत जय विदर्भ पार्टी का गठन किया गया है। ये नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। जय विदर्भ पार्टी की स्थापना हो चुकी है और दिल्ली चुनाव आयोग ने इस पार्टी को पंजीकृत और अनुमोदित कर दिया है। 1 मई 1960 को नागपुर समझौते के प्रलोभन से विदर्भ को जबरन महाराष्ट्र राज्य में मिला लिया गया था। पश्चिमी महाराष्ट्र को हर क्षेत्र में पूरे विदर्भ का शोषण करके और उसकी सारी संपत्ति का शोषण करके विकसित किया गया था। विदर्भ से धन का गबन करके विदर्भ को विकास से दूर रखने के लिए महाराष्ट्र में सभी सत्ताधारी दल जिम्मेदार हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र को विदर्भ के शोषण के माध्यम से विकसित किया गया था। विदर्भ में 47,000 किसानों की आत्महत्या नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा की गई हत्याएं हैं, इसलिए किसानों को भी बदला लेने की जरूरत है। उन्हें चुनावी मैदान में हराना है। विदर्भ में सभी सवालों का एक ही जवाब है, जय विदर्भ पार्टी का स्वतंत्र विदर्भ राज्य का नारा, ऐसा पार्टी के पदाधिकारियों ने आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पार्टी के मुख्य उद्देश्य है कि जय विदर्भ पार्टी सत्य और शांति के मार्ग पर सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से 11 जिलों का एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाने के पहले उद्देश्य के साथ सड़कों पर और राजनीतिक लड़ाई में लड़ेगी। किसान को सस्ती दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर खेतों और किसानों के घरों तक पक्की सड़क का निर्माण, सस्ता या मुफ्त खेतों को बिजली, कृषि फसलों को सस्ता फसल बीमा प्रदान करना, सस्ते कृषि ऋण प्रदान करना आदि को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कृषि लाभदायक हो जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोजगार का सृजन होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस पार्टी को सदस्य बन सकता है। पार्टी गांव से गांव और शहर से शहर तक 11 पदाधिकारियों की श्रृंखला तैयार कर पहले वर्ष 31 दिसंबर 2022 तक 10 लाख सदस्यों का पंजीकरण करेगी। प्रत्येक जिले में 1 लाख सदस्य पंजीकृत हैं। विदर्भ पार्टी ही नव्याने स्थापन झालेली आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने आतापर्यंत बरीचशी आंदोलन केली, विदर्भासाठी बरेचसे मेळावे घेतले, बैठका घेतल्या, मोर्चे काढले, हे सर्व विदर्भासाठी केल्या गेलं। परंतु राजनीतिक व्यासपीठ, राजकीय व्यासपीठ हे विदर्भ जे आपलं विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचं नव्हतं, ते व्यासपीठ आता तयार झालेलं आहे। येत्या निवडणुका ज्या आहेत, कॉर्पोरेशनच्या असेल, नगरपालिका असेल, विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, जिल्हा परिषदच्या निवडणुका असेल, या सर्व निवडणुका आता विदर्भ राज्य आंदोलन समिती एकीकडे आंदोलन करणार आहे,
तर जय विदर्भ पार्टी ही निवडणूकसुद्धा लढणार आहे एक राजकीय व्यासपीठाच्या माध्यमातून. आणि ह्या स्थानिक निवडणुका ज्या आहेत ते स्थानिक समस्येवरती आम्ही निवडणुका लढणार आहोत. आणि विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या विदर्भाच्या प्रश्नावरती आम्ही लढणार आहोत. जय विदर्भ पार्टीचं मुख्य उद्दिष्ट आहे स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवणे हा प्रमुख उद्दिष्टाला घेऊन. कारण विदर्भामध्ये आज गरिबी वाढली असेल, दारिद्र्य वाढलं असेल, कुपोषण वाढलं असेल, नक्षलग्रस्त वाढलं असेल, विदर्भाचा विकास झाला नसेल, या सर्व प्रश्नाचं उत्तर फक्त एकच आहे स्वतंत्र विदर्भ राज्य. आणि त्यासाठीच ही राजकीय व्यासपीठ तयार झालेलं आहे. त्यासाठीच आम्ही हे निवडणुका सर्व लढणार आहोत. आणि 10 लाख सदस्य नोंदणी वर्षभरामध्ये या पार्टीची आम्ही करणार आहोत. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 1 लाख सदस्य नोंदणीचं आमचं लक्ष आहे आणि ते काम आजपासून आम्ही सुरू केलेलं आहे.